जो तीन प्रमुख विषय इस बजट में देखने को मिलते हैं, एक आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे देश को मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, जो टियर 2, टियर 3 शहर हैं, मेट्रो शहर्स को छोड़ के जो छोटे शहर हैं, उन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देना। आप पूर्णतः देखें तो 12,21,000 करोड़ रुपए मात्र आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। ये भारत के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, सामान को आदान प्रदान करने के खर्चे को कम करेगा। इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, हर 1 रुपया जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है, वो 3-3.5 गुना अर्थव्यवस्था को बल देता है। इन सबको मद्देनजर रखते एक जोर दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिससे आर्थिक गति तेजी से आगे बढ़ेगी। जो दूसरा प्रमुख स्तंभ इस बजट का है, वो है 140 करोड़ देशवासियों की आशा, उमंग, अपेक्षाओं को पूरा करना। देश के जो सूक्ष्म और मध्यम वर्ग के उद्यमी है, उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको भी आगे बढ़ाना। युवा युवतियों को नए रोजगार के अवसर देना। हमारे स्टार्टअप्स को, जो जॉब क्रिएटर्स हैं बल्कि बनाम जॉब सीकर्स, जो खुद अपने हुनर से नई नई सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नौकरी के पीछे नहीं भागते, वो अपने जीवन के शिल्पकार बनते हैं, देश की समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। नया नया नवाचार आज देश को सुशोभित कर रहा है। उनको आगे बढ़ाना। 10,000 करोड़ रुपए एमएसएमईज के लिए ग्रोथ फंड के रूप में दिया गया। क्रेडिट गारंटी स्कीम को बढ़ावा दिया गया। डेटा सेंटर्स बड़े पैमाने पे देश में आए, विदेशी पैसा भी उसमें निवेश लगे, विदेशी मुद्रा भारत में और आए, यहां उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में लोगों को रोजगार मिले। डेटा सेंटर्स विदेश में क्लाउड सर्विसेज दें तो विदेशी मुद्रा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से कमाई जाएगी। साथ ही साथ इन डेटा सेंटर को चलाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग होगा, तो बड़े पैमाने पे वहां भी निवेश आएगा, बड़े पैमाने पे वहां भी रोजगार उत्पन्न होगा। ये बहुमुखी सोच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके भविष्य के भारत के लिए योजनाओं को दर्शाती है। एक योजना से कैसे बहुमुखी लाभ भारत को मिले, और डेटा सेंटर्स का आज सबसे प्रमुख और आकर्षित करने वाला स्थान मुंबई और नवी मुंबई है, क्योंकि यहीं पर डेटा केबल्स, सबसी केबल्स लैंड करते हैं। तो इसका तो सीधा सीधा लाभ हमें महाराष्ट्र और मुंबई को मिलने वाला है। इसी के साथ साथ 3 नए केमिकल पार्क्स जो पोर्ट के साथ जुड़कर बनाए जाएंगे, टेक्सटाइल पार्क्स, अलग अलग प्रकार के सेफ हार्बर रूल्स जो विदेशी निवेशकों को और आकर्षित करें। ऐसे ढेर सारी घोषणाएं, योजनाएं
माननीय वित्त मंत्री ने इस बजट में पेश की है। तीसरा जो स्तंभ है वो है सबका साथ सबका विकास। जब तक 140 करोड़ लोग भारत के हर नागरिक, देश के कोने कोने में रहने वाले नागरिक, हर गरीब, हर मध्यम वर्ग, हर निम्न मध्यम वर्ग, हर एक का, चाहे वो गांव में रहे, शहर में रहे, चाहे वो पिछड़े वर्ग से हो, वंचित रहा हो, जनजातीय समाज से हो, हर एक के लिए एक उज्जवल भविष्य, हमारे युवा युवती और महिलाओं के लिए ढेर सारे अवसर, और खास तौर पे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, जहां रोजगार ज्यादा उत्पन्न होता है, उसको बढ़ाना, उसके निर्यात को बढ़ाना, इसको आधार स्तंभ इस बजट का माना जा सकता है। महाराष्ट्र को तो बड़ा लाभ होने वाला है, मोटा लाभ होना है। महाराष्ट्र का जो बजट स्टेट कंपोनेंट है वो भी बड़ा है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बन गया है। रेलवे में बहुत बड़े पैमाने पे निवेश इस बजट में सुनिश्चित किया गया है, जिसमें अगर हम महाराष्ट्र अकेले को देखें तो जो 2009 से 14 कांग्रेस की, यूपीए की सरकार, जिसमें शरद पवार जी वगैरह सब थे, वो महाराष्ट्र के लिए लगभग 1170 करोड़ रुपए अपने रेल बजट में सालाना प्रावधान करते थे। इस वर्ष के रेलवे बजट में महाराष्ट्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, यानी लगभग 20 गुना ज्यादा। इसी प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई में आने जा रहा है। ये कंटेंट क्रिएटर लैब होगा, स्कूल कॉलेजों के बच्चों को क्रिएटिविटी के माध्यम से देश की सेवा करने का मौका देगा। पुणे और नागपुर को ग्रोथ हब्स के रूप में 5 वर्ष में डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए हर शहर के लिए सुनिश्चित किए गए। मुंबई पुणे और पुणे हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी प्लान किया जा रहा है। वैसे तो देखो तो बजट के हर अंग में महाराष्ट्र का योगदान और महाराष्ट्र को लाभ स्वाभाविक है। जब दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे बनेगा तो स्वाभाविक है महाराष्ट्र का बहुत बड़ा लाभ होगा। जब हाई स्पीड रेल मुंबई से अहमदाबाद शुरू होगी तो स्वाभाविक है महाराष्ट्र का लाभ होगा। जब बधावन पोर्ट तेज गति से तैयार होगा तो स्वाभाविक है महाराष्ट्र का लाभ होगा। जब मुंबई का तीसरा एयरपोर्ट बधावन पोर्ट और मेरे खुद के उत्तर मुंबई के क्षेत्र के बीच बनेगा तो स्वाभाविक है महाराष्ट्र का लाभ होगा। जब पर्यटन को बल दिया जाएगा तो स्वाभाविक है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के सब किलों पे लोग और आकर्षित होंगे, जाएंगे। ढेर सारा लाभ मुंबई महाराष्ट्र को इस बजट और मोदी सरकार की अन्य अन्य योजनाओं से मिलने जा रहा है। लगातार मिला है, आगे भी मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है उस पर सवार जो बड़े बड़े बदलाव इस देश में लाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 38 विकसित देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तय किए गए हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत आत्मविश्वास के साथ इन समझौतों में
अपने हितों की रक्षा करके आगे बढ़ रहा है। बड़ी बड़ी मार्केट आज लगभग 70% अंतरराष्ट्रीय ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड का 70% आज भारत के लिए खुला है, जिसमें हमें प्रेफरेंशियल एक्सेस यानी दूसरे देशों से कंपेयर करें तो हमें लाभ देने वाला ऐसा फ्री ट्रेड जोन्स के माध्यम से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। और जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए तब जो भारत के सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जहां पे हमें संवेदनशीलता है, जैसे डेयरी है, जैसे हमारे किसानों के अलग अलग उत्पाद है, जीएम फूड्स हैं, इन सब चीजों को बाहर रख के हमारे किसानों के हितों को भी सुरक्षित रखा है। हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसा कि टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, चमड़ा का व्यापार, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जूते, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, गाड़ियां, ढेर सारे ऐसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो भारत को और आगे बढ़ाने में नई मार्केट खोल के हमारे निर्यात को बढ़ाएंगे, रोजगार को बढ़ाएंगे, निवेश को बढ़ाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के आगे आने वाले दिनों में, अमृत काल में विकसित भारत 2047 तक सुनिश्चित करने का एक और अहम कदम 2026 के बजट को माना जा सकता है। कांग्रेस आज निराश है। भ्रम फैलाने के अलावा उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई ठोस सुझाव नहीं है। यहां तक कि झूठ और फरेब के अलावा हमारी आलोचना करने के लिए भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं देख रहा हूं एक के बाद एक रोज झूठी बातें बोलकर हमारे अन्नदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जैसे डिस्क्रेडिटेड नेता और उनका जो अलायंस है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की, डीएमके तमिलनाडु की, समाजवादी पार्टी यूपी की, ये सब जो एक प्रकार से जनता ने ठुकराई हुई पार्टियां हैं, ये लाख कोशिश कर लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सेवा और कर्तव्य भाव से देश की सेवा, देश का उज्जवल भविष्य, 140 करोड़ लोगों के सपनों को साकार करने से और भारत को विकसित और समृद्ध भारत बनाने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश और यूएस की एग्रीमेंट को साइड करते हुए कहा है कि इंडिया यहाँ पे कैच-22 सिचुएशन जैसे में फंस गया है, जहाँ पे वो ना सीधा कॉटन का डील कर सकते हैं और ना गारमेंट्स का डील यूएस के साथ कर सकते हैं। उससे आप मैं समझता हूं नासमझ लोग जब राजनीति में आ जाते हैं, जिनको अर्थव्यवस्था भी समझ नहीं आती है, तो इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। ये बात बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि भारत के टेक्सटाइल उत्पाद और टेक्सटाइल निर्यात भारत की शान है। भारत आज भी लगभग 3,60,000 करोड़ का टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात करता है, जो आगे चलकर बढ़ेगा और मेरा मानना है कि दुगने से ज्यादा होने की संभावना आने वाले दिनों में स्पष्ट दिखती है। हमने जो ये 9 एफटीएस किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, इसमें अगर हम टेक्सटाइल की मार्केट देखें तो लगभग $500 बिलियन यानी
45 लाख करोड़ रुपए तक टेक्सटाइल की मार्केट खोलने का काम हमारे ये 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विकसित देशों के साथ जो हमने किए हैं, ये हमारे को बड़ी मार्केट खोलने में लाभ देते हैं। अमेरिका अकेले लगभग 9 लाख करोड़ का टेक्सटाइल सामान खरीदता है। यूरोपियन यूनियन अकेले लगभग 22-23 लाख करोड़ का टेक्सटाइल का सामान खरीदते हैं। और ऐसी परिस्थिति में आप कल्पना करिए कितनी संभावनाएं टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए खुल रही हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में जीरो ड्यूटी टेक्सटाइल्स के लिए खोली गई है, अगर बशर्ते वो अमेरिका से यान या अमेरिका से कॉटन सामने खरीदे। तो स्वाभाविक है भारत को भी वही सुविधा मिलने वाली है। भारत के निर्यातक भी अगर अमेरिका से कॉटन या यान खरीदते हैं तो भारत का भी टेक्सटाइल 0 ड्यूटी पर अमेरिका जा सकता है। और मुझे विश्वास है भारत के हमारे कामगार, हमारे भारत के उद्यमी अवश्य इसका बड़ा फायदा उठाएंगे और बड़ी मार्केट कैप्चर करेंगे, निर्यात बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। और ये कोई आज का प्रावधान नहीं है। निर्यात करके विदेश भेजना, जिसके लिए आयात जीरो ड्यूटी पे हो सके, कोई भी वस्तु आप अगर आयात करते हैं, उसको यहां प्रोसेस करते हैं और विदेश भेजते हैं, तो आज नहीं सदियों से जीरो ड्यूटी पे लाया जा सकता है, यहां प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए एसईजेड का कानून तो कांग्रेस सरकार ही लाई थी, आपको याद होगा। एसईजेड के कानून में भी ये स्पष्ट लिखा गया है कि आप 0 ड्यूटी पे आयात कर सकते हैं, यहां प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे तो रोजगार ही बढ़ेगा, उससे फॉरेन करेंसी कमाई बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा आएगी तो देश की ताकत बढ़ेगी और लाखों करोड़ों लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में मुझे लगता है नए अवसर खुलेंगे। और ये जो उसके सामने जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि कॉटन अगर बाहर से आएगा तो कॉटन फार्मर्स का, हमारे किसानों का क्या, उसके लिए मैं उनको बता दूं कि जब इतनी बड़ी मार्केट, विश्व की 45 लाख करोड़ की मार्केट खुल रही है भारत के लिए, तो भारत का तो कॉटन डिमांड इतना बढ़ने वाला है कि मैं तो चाहता हूं कि और हमारे किसान कॉटन का उत्पादन बढ़ाएं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उत्पादकता बढ़ाएं। क्योंकि कपास की जो जरूरत है भारत में वो लगातार बढ़ने वाली है। पूरा अमेरिका का जितना कॉटन है वो सब कॉटन भी देख लें तो भारत का 10% भी जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूं कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया, कैसे कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना अर्थव्यवस्था की समझ, सिर्फ झूठ और फरेब के अलावा और वक्तव्य ट्वीट करने के अलावा उनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं, सच्चाई से हजारों मील दूर रहते हैं। भारत की तो कॉटन की क्षमता भी बढ़ेगी, कॉटन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। और ये जो नीति है आयात करके प्रोसेस करके निर्यात करना, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सदियों से चले आ रही है, कोई नई नहीं है। एसईजेड पॉलिसी जो, और ये दोनों चीजें, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एसईजेड पॉलिसी, कांग्रेस के जमाने से यही है कि आप कुछ भी चीज आयात कर सकते हैं, यहां प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करें तो जीरो ड्यूटी पे आती है। तो वहां तो कोई नुकसान नहीं है, उल्टे लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों के बच्चों को भी रोजगार मिलेगा और किसानों को
अपार अवसर मिलेंगे, क्योंकि टेक्सटाइल क्षेत्र अब पूरे विश्व का 70% मार्केट में भारत के लिए खुल गया है। भारत को मैंने अभी अभी एक लिस्ट भी निकाली किस प्रकार से अलग अलग टेक्सटाइल क्षेत्र को एफटीएज में बेनिफिट मिला है। अब यूरोपियन यूनियन को ले लीजिए, जैसा मैंने बताया कि यूरोपियन यूनियन अकेले की मार्केट करीब करीब 22-23 लाख करोड़ रुपए की है, टेक्सटाइल मार्केट। उसमें हर एक वस्तु, हर एक टेक्सटाइल का प्रोडक्ट भारत से 0 ड्यूटी पे जाएगा। उसका कॉटन कोई किधर से लाना नहीं पड़ेगा, भारत का ही कॉटन होगा। न्यूजीलैंड को ले लीजिए, हर एक जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है 0 ड्यूटी पे जाएगा। ब्रिटेन को ले लीजिए, यूनाइटेड किंगडम, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स 0 ड्यूटी पे जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम अकेला, इंग्लैंड अकेला लगभग 27 बिलियन यानी करीब करीब 2.5 लाख करोड़ का कॉटन, 2.5 लाख करोड़ का टेक्सटाइल खरीदता है। तो ऐसे कुल मिला के जब 45 लाख करोड़ की मार्केट खुल रही है, तो आप कल्पना करिए भारत के लिए कितनी बड़ी सौगात है, कितना बड़ा व्यापार हम बढ़ा सकते हैं।